हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विजय गुप्ता। तो ये है 12 सितंबर के करंट अफेयर्स गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इनको बहुत अच्छे से कवर करिएगा। इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को बताया गया है। एक लद्दाख में नया एक रिजर्व खुला है, डार्क स्काई रिजर्व, उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो सब वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी की सारी जो करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन है सब मिलती रहे। गैस बन जाऊँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विजय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विजय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गैस बताना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस के लिए उत्तराखंड में टेस्ट सीरीज चल रही है। आरओआरओ सचिवालय के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है जीएस के लिए। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है उसका पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबके लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले GS1 से न्यूज़ आ रही है एक्लट्यूरेशन की। तो ये एक संस्कृति संक्रमण, अगर इसको हम कहें कि संस्कृति में किस तरह से चेंजेस आते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है जो 1880 में लाया गया था। तो उसको समझते हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है इसको। यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो या उत्तराखंड पीसीएस हो, इस चीज़ों को पूछ सकते हैं। तो एक्लट्यूरेशन की बात करें, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्लट्यूरेशन वाज कॉइंड इन 1880 बाय अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जॉन वेस्ली पावल। तो जॉन वेस्ली पावल के द्वारा 1880 में जो कॉन्सेप्ट है ये संस्कृति संक्रमण का या संस्कृतिकरण का या एक्लटरेशन का, तो इसको पेश किया गया था अमेरिकन जियोलॉजिस्ट द्वारा। ही डिफाइंड इट एज द साइकोलॉजिकल चेंजेस इंड्यूस्ड इन पीपल। तो जो साइकोलॉजिकल चेंज आता है लोगों के अंदर ड्यू टू क्रॉस कल्चरल इमिटेशन, कि मान लेते हैं क्रॉस कल्चरल इमिटेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल इस तरह से है कि मान लेते कुछ अफ्रीकन्स हैं, कुछ अमेरिकन्स हैं, तो अगर अमेरिकन्स अफ्रीकन्स के साथ मिलेंगे, वहाँ पे रहेंगे, तो क्या अलग अलग अफ्रीकन्स के जो कल्चर हैं वो अमेरिकन्स लेंगे, और जो अमेरिकन के कल्चर हैं वो अफ्रीकन्स लेंगे। तो आप इस तरह समझ सकते हैं इसको, रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन विद डिफरेंट कल्चर्स। तो अलग अलग कल्चर्स के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं, तो उनकी चीज़ों में, यानी कि दूसरे कल्चर की जो चीज़ें हैं, दूसरे तरह के जो लोग हैं, उनके जो कल्चर्स हैं वो कुछ हम अपना लेते हैं, और हमारे जो कल्चर्स हैं कुछ वो अपना लेते हैं। At present, acculturation is defined as the process in which a person or group from one culture comes in contact with another culture। तो एक कल्चर के आदमी कांटेक्ट में आ रहे हैं दूसरे कल्चर से, adopting the values and practices of the other while still retaining their own distinct identity। यानी कि अपने कल्चर्स तो उनके पास हैं ही जो अपने हैं, लेकिन वो कुछ दूसरे लोगों के जो कल्चर्स हैं जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके कल्चर्स को भी अपना लेते हैं। मोस्ट प्रेवलेंट यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट इज इन रिलेशन टू द कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन अ माइनॉरिटी ग्रुप। तो माइनॉरिटी ग्रुप के अंदर काफ़ी देखा जा रहा है कि मान लेते हैं कहीं पे किसी कंट्री में जो माइनॉरिटी ग्रुप है, फॉर एग्जांपल हम अमेरिका की बात करें, यहाँ पे अमेरिकन जियोलॉजिस्ट ने ये निकाला है, तो अमेरिका के अंदर जो अफ्रीकन ब्लैक कम्युनिटी है वो अपने आप में माइनॉरिटी में है। तो जो अफ्रीकन्स हैं जो माइग्रेट कर कर अफ्रीका से अमेरिका में गए हैं, तो उनका क्या वहाँ पे हो रखा है कॉन्सेप्ट कि वो ज़्यादातर अमेरिका की जो चीज़ें हैं उसको अपना लेंगे। अपनी चीज़ें तो रखेंगे ही, जैसे जो उनके कल्चर्स हैं उनको तो रिटेन रखेंगे ही, लेकिन कुछ नए अमेरिका के कल्चर और अपना लेंगे। तो दैट माइग्रेट्स टू अ न्यू सोसाइटी विद अ प्री डोमिनेंट मेजॉरिटी ग्रुप। वहाँ पे जो प्री डोमिनेंट मेजॉरिटी ग्रुप होगा, मान लेते हैं उनकी जो कल्चर्स होंगे उसको अपना लेंगे। This concept becomes popular among American sociologists in the early 20th century as they analyzed the integration of immigrants into American society। क्योंकि वो यहाँ पे ये देख रहे थे कि जो इंटीग्रेशन हो रहा है इमिग्रेंट्स का, जो दूसरे देशों से लोग अमेरिका में आ रहे हैं, वो अमेरिका के कल्चर में ढलते जा रहे हैं। द स्टडी बाय WI थॉमस एंड फ्लोरियन, देखिए अजीब सा नाम है, क्या है, जनानिकी, इन 1918 ऑन पॉलिश इमिग्रेंट्स। अब देखिए पोलैंड के ऊपर भी स्टडी की गई कि जो पॉलिश इमिग्रेंट्स शिकागो में आए हैं कनाडा के अंदर, रिजल्टेड इन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिमिलिएशन। कि उन्होंने एसिमिलेशन का एक प्रोसेस वहाँ पे समझने की कोशिश की। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि किसी में मिल जाना। अ प्रोसेस इन विच ग्रुप्स अडॉप्ट अ न्यू कल्चर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ग्रुप्स हैं, जैसे कि पोलैंड के लोग आए, पॉलिश इमिग्रेंट्स आए शिकागो कनाडा के अंदर, तो वहाँ पे आके उन्होंने अपने आप को एसिमिलेट कर लिया, about adopt a new culture that virtually replaces their original culture leaving only traces behind। अब देखिए एसिमिलेशन का मतलब तो ये हुआ
कि यहाँ पर पोलैंड के जो लोग आए थे वो धीरे धीरे कनाडा के या शिकागो का जो कल्चर था उसमें ढलते चले गए और अपना कल्चर भूलते चले गए। यानी कि उनका अपना कल्चर तो ख़त्म से ही हो गया, लेकिन और जो कनाडा का कल्चर था उन्होंने सारा का सारा वो अडॉप्ट कर लिया। लेकिन एक्लटरेशन के अंदर जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है कि जो पर्सन है उसका अपना तो कल्चर रहता ही है, साथ ही साथ वो जहाँ जा रहा है वहाँ का कल्चर भी अपना लेता है। On the other hand, the study on blacks Americans within the American society gave researchers insight into the concept of acculturation। यही acculturation जो मैं आपको समझा रहा था कि जो अफ्रीकन के ब्लैक्स हैं वो अगर जाएंगे अमेरिका के अंदर तो वो अपना जो अफ्रीका का जो कल्चर है वो तो रखेंगे ही रखेंगे, साथ साथ अमेरिका कल्चर भी अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसा पोलैंड वालों ने नहीं किया। जो पॉलिश इमिग्रेंट्स आए उन्होंने पूरा का पूरा कनाडा का कल्चर अपना लिया, वो वहाँ पे एसिमिलिएट हो गए और अपना कल्चर भूल गए। Acculturation is a two-way process wherein the minority culture adopts aspects of the majority to fit in and the culture of the majority is also influenced by that of the minority। तो acculturation के अंदर एक two-way process है, यानी कि यहाँ पे जो minority है वो majority का चीज़ें अपना लेती है और थोड़ा बहुत जो majority है वो भी थोड़ा बहुत influenced होती है minority के culture से। Acculturation affects various aspects of life। तो अलग अलग जो ज़िंदगी की जो पहलू हैं, aspects हैं लाइफ के, उन सभी को प्रभावित करती है। जैसे कि डाइटरी पैटर्न्स क्या हैं, खाने के पैटर्न्स क्या हैं, फैशन कैसा है, आर्ट है, आर्किटेक्चर है, वर्क कल्चर क्या है, लिटरेचर क्या है, तो इन सभी चीज़ों को अफेक्ट करता है एक्लटरेशन। द प्रोसेस कैन अकर एट बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप लेवल्स। ये प्रोसेस इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है और ग्रुप लेवल पे भी हो सकता है, एज वेल एज बिटवीन ग्रुप्स दैट मे नॉट बी अ मेजॉरिटी और अ माइनॉरिटी। एक्लटरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिमिलेशन। तो एक्लटरेशन और एसिमिलेशन डिफरेंट है, ये हम समझ चुके हैं। एक्लटरेशन के अंदर अपने भी कल्चर रहता है और सामने वाले का कल्चर भी अडॉप्ट कर लेते हैं। एसिमिलेशन में हम अपना पुराना कल्चर भूल जाते हैं और जो नए कल्चर में जिसमें हम मिल रहे हैं सिर्फ हमें वही याद रहता है। डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड बाय इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स इन्वॉल्व इन अ कल्चरल एक्सचेंज, एक्लटरेशन में रिजल्ट इन रिजेक्शन। अब देखिए एक्लटरेशन के अंदर क्या हो सकता है, इसमें हम कुछ चीज़ों को रिजेक्ट कर सकते हैं, कुछ चीज़ों से इंटीग्रेट हो सकते हैं, कुछ चीज़ों को मार्जिनलाइज कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। लेकिन सिंस कल्चर्स आर एवर इवॉल्विंग, अब कल्चर ऐसा होता है, जो संस्कृति है वो ऐसी है कि वो हमेशा निरंतर इवॉल्व होती रहती है। आउटकम ऑफ द प्रोसेस में ट्रांसफॉर्म विद टाइम। तो जो आउटकम है कि जो हम जब भी हम किसी के साथ मिल रहे हैं, कोई कल्चर हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो चेंज भी होता रहता है। एसिमिलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स eventually became indistinguishable from the culture they came in contact with. It occurs when the importance given to one's culture is minuscule and where fitting in is given high significance। यानी कि ये तब होता है कि जब अपना कल्चर, तो यानी किसी पर्सन का जो खुद का कल्चर है वो तो मिनिस्क्यूल हो जाता है, यानी ख़त्म होता चला जाता है, और वो दूसरे कल्चर को जिसमें वो फिट होना चाह रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस दे देते हैं, डीमिंग इट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल इन अ न्यू कल्चरल स्पेस। और जब वो ये समझते हैं कि नए स्पेस में आके, यानी कि नई जगह पर आकर एग्जिस्टेंस हमारा तभी हो पाएगा जब हम वहाँ के कल्चर में घुल मिल जाएंगे। दिस आउटकम इज लाइकली टू अकर इन सोसाइटीज दैट आर मेल्टिंग पॉट्स इनटू विच न्यू मेंबर्स आर एब्जॉर्ब। मेल्टिंग पॉट्स का मतलब होता है जहाँ पर सभी तरह के लोग रह सकते हैं, तो उसको मेल्टिंग पॉट्स कहा जाता है। तो सेपरेशन रेफर्स टू द प्रोसेस। देखिए सेपरेशन की बात की जा रही है, यानी कि अलग अलग टर्म्स की बात की जा रही है। अभी हमने एसिमिलेशन समझ लिया, एसिमिलेशन क्या है, फिर हमने समझ लिया कि एक्लटरेशन क्या है, उसके बाद आता है सेपरेशन यानी कि पृथक्करण। तो सेपरेशन का मतलब हुआ पृथक्करण, इसको समझते हैं। तो सेपरेशन रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर इन एन इंडिविजुअल और ग्रुप कम इन कॉन्टैक्ट विद द न्यू कल्चर ग्रुप। यहाँ पे एक इंडिविजुअल है या ग्रुप है, वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, बट डज नॉट एम्ब्रेस एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यू कल्चर। लेकिन उसका जो न्यू कल्चर है उससे बिल्कुल भी घुलता मिलता नहीं है। एज दे विश टू मेंटेन देयर ओन यूनिक आइडेंटिटी विदाउट बीइंग कंटामिनेटेड बाय द वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ऑफ अनदर कल्चर। यानी कि जब वो चाहता ही नहीं है कि दूसरे कल्चर का कुछ भी अंश मेरे पास आए, और वो अपने कल्चर को बिल्कुल ऐसा रखना चाहे जैसे वो ओरिजिनल वे में था। यानी कि हम सामने वाले से मिल तो रहे हैं, लेकिन सामने वाले से, यानी कि दूसरे पर्सन से, दूसरी सोसाइटी में आके, दूसरे कल्चर में आके हम उस कल्चर का कुछ भी ना अपनाएं, तो इसको हमने क्या करा, अपने से बिल्कुल सेपरेट कर दिया। फिर आता है ट्रांसम्यूटेशन। तो ट्रांसम्यूटेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है इन विच इंपॉर्टेंस इज प्लेस्ड ऑन बोथ मेंटेनिंग वंस ओन कल्चर वाइल ऑल्सो अडॉप्टिंग आस्पेक्ट्स ऑफ अ न्यू कल्चर। तो ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप दोनों चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हैं, खुद के कल्चर को भी और दूसरे कल्चर को भी। बट इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग एंड स्विचिंग बिटवीन द कोड्स एंड कंडक्ट्स ऑफ टू डिफरेंट कल्चर्स,
द कल्चर्स आर एमलगेमेटेड इनटू क्रिएटिंग अ न्यू वन। तो यानी इसमें क्या होता है कि आप दो चीज़ों को अलग अलग नहीं रख सकते। दो चीज़ों को हम क्या करते हैं, जब अलग अलग कोड्स और कंडक्ट्स को दो अलग अलग कल्चर्स के मिलाते हैं तो इससे एक तीसरा नया कल्चर बन जाता है। अ यूनिक ब्लेंड ऑफ टू कल्चर्स क्रिएट्स अ न्यू वन। तो एक जो ब्लेंड है, तो अगर हम दो कल्चर्स को अलग अलग कल्चर्स को मिला रहे हैं, इसकी वजह से एक तीसरा जो कल्चर बन जाएगा दैट इज़ एक्सेप्टेड बाय बोथ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, और या इंडिविजुअल्स के द्वारा और ग्रुप्स के द्वारा वो एक्सेप्ट किया जाता है। तो एक्लट्रेशन इज़ एन इनएविटेबल सोशल प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस है जो इनएविटेबल है, यानी कि जो होना ही होना है। जब भी आप कहीं नई जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे आप वहाँ के जो कल्चर्स होंगे उसमें आप मिलेंगे ही। एज माइग्रेशन और इंटरेक्शंस विद डिफरेंट कल्चर्स हैव ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन। क्योंकि माइग्रेशन हमेशा से होता रहेगा, एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जरूर जाएगा, इंट्रैक्शंस होंगे अलग अलग लोगों से। तो अलग अलग लोगों से जब इंट्रैक्शन होंगे तो कल्चर के अंदर भी चेंजेस आएंगे, और यही सिविलाइजेशन की, सभ्यता की खासियत है कि सभ्यताएं जो बन रही हैं, जो इवोल्यूशन हो रहा है सभ्यताओं का, कल्चर्स का, या उनका जो विकास हो रहा है वो इसी तरह से हो रहा है। सच इंटरेक्शंस हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स ड्यू टू द मल्टी कल्चरल नेचर ऑफ प्रेजेंट सोसाइटी। तो आज के टाइम की जो प्रेजेंट सोसाइटी है उसका जो मल्टी कल्चरल नेचर है, तो उसके वैसे जो इंटरेक्शंस के वैसे ही हमारी डेली ज़िंदगी का, डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। एक्लटरेशन allows us to learn and understand new aspects of various cultures and appreciate their differences, or resentment toward other cultures and the belief that one's heritage is superior can result in the marginalization and separation of different cultures। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें या किसी भी देश में देखें, ये समझने की ज़रूरत है, हम जब तक दूसरे कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं तब तक तो सब पीस एंड हार्मनी के साथ, शांति के साथ सब रहेंगे। लेकिन अगर हम किसी दूसरे कल्चर को निम्न दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप नीचे हैं और हमारा कल्चर ऊपर है, तो वहाँ पे समाज के अंदर हमेशा मार्जिनलाइजेशन आ जाएगा, सेपरेशन आएगा, और वहाँ पे जो पीस थी, शांति थी, वो वहीं कहीं ना कहीं भंग हो जाएगी। तो अल्टीमेटली डिसरप्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। तो वहाँ पे जो सोसाइटी की फंक्शनिंग है, समाज की जो व्यवस्था है, वो सब बिगड़ जाएगी अगर हम खुद को सुपीरियर मानेंगे और सामने वाले के कल्चर को इन्फीरियर मानेंगे। नेक्स्ट GS2 से न्यूज़ आ रही है इंटरनेशनल रिलेशन से चाबहार पोर्ट के ऊपर। तो चाबहार जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है, अभी वापस से न्यूज़ में आया है, तो कहाँ पे है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो अहेड टू द विजिट ऑफ ईरान वेयर मिस्टर सोनोवाल, यानी कि जो सर्बानंदा सोनोवाल हैं, मेट विद सीनियर मिनिस्टर्स एज वेल एज ऑफिशियल्स कनेक्टेड टू द शहीद बेहेश्ती टर्मिनल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। अब देखिए, जो ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट है और वहीं पर शहीद बेहेश्ती टर्मिनल प्रोजेक्ट है या शहीद बेहेश्ती पोर्ट है। एन ऑफिशियल स्टेटमेंट सेड दैट द विजिट वुड बी अ चांस टू स्ट्रेंथन टाइज एंड द मैरीटाइम रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। तो देखिए, अब प्रोजेक्ट ये था कि इंडिया को अफगानिस्तान से कांटेक्ट करना है। इंडिया अफगानिस्तान से कांटेक्ट कैसे कर सकता है? वैसे तो इंडिया अपने मैप में अफगानिस्तान की बाउंड्री वाखान कॉरिडोर के साथ, भारत के साथ शेयर करता है अफगानिस्तान। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो टेरिटरी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आती है, जो हालांकि इंडिया ने 2019 में जब नया मैप लॉन्च किया, जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करके और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, तो वो एरिया लद्दाख के अंदर दिखाया गया है। लेकिन वो जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आता है, या हम कहें कि वो पाकिस्तान वाले कब्जे में आता है। तो जब वो पाकिस्तान के पास आता है तो हम वहाँ से अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं जा सकते, पाकिस्तान हमें अफ़गानिस्तान जाने नहीं देगा। तो अब हमारे पास रास्ता ये है कि हम अरेबियन सी से, अरब सागर के होते हुए, और क्योंकि अफ़गानिस्तान अपने आप में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, वो समुद्री सीमा नहीं लगाता, तो ईरान के थ्रू हम अपने शिप्स को या जो भी सामान हमें अफ़गानिस्तान भेजना है वो अफ़गानिस्तान भेज सकते हैं, और उससे सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ में भी जा सकता है। तो दिस विजिट will also highlight the importance of Chabahar as a gateway for Indian trade with Europe, रशिया एंड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स कंट्रीज। अब देखिए, अब ये माना जा रहा है कि ये जो चाबहार का विजिट होगा, चाबहार पोर्ट को जो हम तेज़ी से काम कर रहे हैं वहाँ पे, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, तो ईरान के चाबहार पोर्ट से, जो कि बहुत ज़्यादा पास है ग्वादर पोर्ट के, तो अब चाबहार पोर्ट जो होगा वहाँ से क्या होगा, वहाँ से सामान जो है अफ़गानिस्तान जाएगा, अफ़गानिस्तान के बाद यूरोप जाएगा, रशिया जाएगा, और जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, ये वो स्टेट्स हैं, वो कंट्रीज़ हैं। जब रशिया या USSR टूटा था, तो USSR टूटने के बाद जो छोटे छोटे देश बने थे, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे, तो उन सभी देशों का जिस तरह से
एक भारत एक कॉमनवेल्थ ग्रुप में आता है, कॉमनवेल्थ नेशंस में आता है, उसी प्रकार से उन लोगों ने भी अपना एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना रखा है। तो इंडिया का स्ट्रेटजिक विजन क्या है चाबहार में अगर हम देखें तो जब ये पहली बार एग्रीमेंट साइन हुआ चाबहार के लिए, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे 2003 में। प्लान ये था कि 3 फोल्ड ऑब्जेक्टिव थे उसके। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये था टू बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट ऑफशोर पोर्ट। पहली बात तो ये कि भारत का एक ऑफशोर होना चाहिए, भारत की टेरिटरी से बाहर कोई पोर्ट होना चाहिए, तो वो ईरान के चाबहार में होगा। एंड टू प्रोजेक्ट इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस इन गल्फ, और भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस है कि यानी कि भारत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना माहिर है, हम कह सकते हैं कि वो इतना बाहर जाकर भी पोर्ट्स वगैरह बना सकता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई। टू सर्कमवेंट ट्रेड थ्रू पाकिस्तान, अब पाकिस्तान से तो क्योंकि हमें एक्सेस नहीं मिलता तो हम पाकिस्तान को पार करके हम जा सकें और ट्रेड अपना चालू रख सकें। गिवन द टेंस टाइज विद इंडियाज़ नेबर बिल्ड अ लॉन्ग टर्म, फिर सस्टेनेबल सी ट्रेड रूट, और एक सस्टेनेबल यानी कि जो सतत सी ट्रेड रूट होगा कि एक समुद्र के रास्ते से हम अपना ट्रेड निरंतर करते रहें जिसमें कोई भी रोकथाम ना हो। एंड टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव लैंड रूट टू अफगानिस्तान, और एक ऑल्टरनेटिव लैंड रूट ढूंढ सकें हम अफगानिस्तान के लिए, विच इंडिया हैड रीबिल्ट टाइज विद आफ्टर द डिफीट ऑफ तालिबान इन 2001। तो 2001 में जब तालिबान हार गया, यूएस की फोर्सेस वहाँ पे आ गई, तो 2003 में ये सोचा गया कि ईरान के थ्रू अफगानिस्तान जाया जाना चाहिए। Subsequently, Prime Minister मनमोहन सिंह गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड द जारांज दिलाराम हाईवे इन अफगानिस्तान साउथ। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गारलैंड हाईवे भी कहते हैं। जैसे गारलैंड का मतलब होता है जैसे जो हम हार पहनते हैं, एक फूलों का जो हार होता है उसको गारलैंड कहा जाता है। तो ये कुछ उसी तरह से, ये इस तरह से एक हाईलैंड एक रोड है जिसमें अलग अलग शहर हैं, दिलाराम है, जारांज है, ऐसे करके ये काबुल है तो और हेरात है, तो इन सभी को जोड़ते हुए ये एक हाईवे बनाया गया है। which would help connect the trade route from the border of Iran to the main trade route to the Herat and Kabul, handing it over to the Karzai government in 2009। तो हामिद करजई की जो सरकार थी 2009 में, उसको ये जो ये रोड थी जरांज दिलाराम हाईवे जो था इसको बना के दे दिया गया। 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी गए थे तेहरान और उन्होंने साइन किया एक एग्रीमेंट कि हम चाबहार पोर्ट को डेवलप करेंगे, एज वेल एज ट्राइलेटरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड थ्रू चाबहार विद अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ गनी। और उस टाइम पे जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी, तो उनके साथ एक ट्राइलेटरल यानी कि एक त्रिपक्षीय समझौते पे साइन हुआ जिसमें ईरान, भारत और अफगानिस्तान था कि ईरान के थ्रू हम अफगानिस्तान में ट्रेड करेंगे और अफगानिस्तान में सामान भेजेंगे। सिंस द इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन अथॉरिटी टूक ओवर द ऑपरेशंस ऑफ द पोर्ट इन 2018, तो ये कहा गया है कि इसने अब तक 215 शिप्स वहाँ तक पहुँच चुके हैं, वेसल पहुँचे हैं, 16,000 20 फुट इक्वलेंट यूनिट्स जो सामान है वो हम प्रोवाइड कर चुके हैं, और 4 मिलियन टन्स जो बल्क और जनरल कार्गो है वो हम प्रोवाइड कर चुके हैं। चौथा स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव ये था चाबहार रूट का कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जैसे जैसे वो अपने पैर पसार रहा है दक्षिण एशिया के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो भारत को भी, क्योंकि भारत भी अब 2023 में माना जा रहा है कि दुनिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगी, तो जो सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है उसको भी अपनी स्वामित्वता बना के रखनी पड़ेगी इस रीजन के अंदर। द गवर्नमेंट होप्स टू प्रोवाइड सेंट्रल एशिया विद एन अल्टरनेट रूट टू द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर थ्रू ईरान फॉर फ्यूचर ट्रेड। तो इट इज़ इंडियाज़ विजन टू मेक द शहीद बेहश्ती पोर्ट एज अ ट्रांजिट हब। तो एक ट्रांजिट हब बनाने की बात की जा रही है और इसको लिंक करने की कोशिश की जा रही है INSTC से, यानी जिससे कि हम रशिया से जुड़ सकें या यूरोप से जुड़ सकें, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर से। अब तो चाबहार ड्रीम टेकिंग सो लॉन्ग टू रियलाइज, अब ये पूछा जा रहा है कि चाबहार को बनने में इतना समय क्यों लग रहा है। देखिए चाबहार को बनने में समय इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस लगे हैं, तो ईरान में हम पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सिंस द बिगिनिंग जो डेवलपमेंट है शहीद बेहश्ती टर्मिनल का चाबहार में, एज वेल एज सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ हिट जियोपॉलिटिकल रोड ब्लॉक आफ्टर रोड ब्लॉक, यानी कि रोड ब्लॉक आफ्टर रोड ब्लॉक का मतलब ये हुआ कि मतलब मुश्किलों पे मुश्किलें आई जा रही हैं बार बार जब हमें ईरान के शहीद बेहश्ती पोर्ट को डेवलप करना है। बिगेस्ट इशू तो यही है कि ईरान का रिलेशन जो है पश्चिमी देशों के साथ, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, वो ख़राब है, जिसके वजह से उस पर सैंक्शंस लगे हुए हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इन ईयर्स जहाँ पे वेस्टर्न सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान इंक्रीज्ड, चाबहार प्रोजेक्ट हैज़ बिन पुट ऑन द बैक बर्नर। तो जैसे जैसे वैसे 2015 में अगर हम देखें तो 2015 में बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान JCPOA एग्रीमेंट साइन हुआ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015, ये साइन हुआ। इससे पहले ईरान के ऊपर काफ़ी सैंक्शंस थे तो भारत काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन JCPOA जब 2015 में साइन हुआ तो भारत ने वहाँ पे काम करना शुरू करा। लेकिन अल्टीमेटली जब डोनाल्ड ट्रंप आए 2016 में, उन्होंने वापस आके
JCPOA एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया तो वापस से वहाँ पे काम होना मुश्किल हो गया। तो while in the years when nuclear talks that resulted in the JCPOA Joint Comprehensive Plan of Action 2015 में जब ये आया तो चाबहार पोर्ट पर काम करना आसान हो गया। 2018 में US एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के प्लान को एक आप कह सकते हैं बैक बर्नर पर रखवा दिया JCPOA एग्रीमेंट से बाहर निकलकर। दिस लेड टू द मोदी गवर्नमेंट जीरोइंग आउट ऑल इट्स इम्पोर्ट्स फ्रॉम ईरान। उसके वजह से ये हुआ, उन्होंने उस पर सैंक्शंस लगा दिए, कार्ट्सा एक्ट लगा दिया, जो बिल्ली की तरह काटता है, तो कार्ट्सा एक्ट लगा दिया। और उसमें ये कहा गया कि भाई काउंटरिंग एडवर्स जो अमेरिका के एडवर्सरी हैं थ्रू सैंक्शंस एक्ट लगा के ये कहा गया कि जो ईरान के साथ डील करेगा उस पर भी कार्ट्सा लग जाएगा। तो भारत जो है ईरान से सबसे ज़्यादा तेल खरीदा करता था और उसी कंट्री से भारत ने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया तेल खरीदना। अब हम ईरान से तेल नहीं खरीदते। तो अर्लियर अ मेजर सप्लाई टू इंडिया कॉजिंग अ स्ट्रेन इन टाइज। तो सिंपल सी बात है, अगर आप पहले से किसी से सामान खरीद रहे हैं उसका उससे सामान खरीदना बंद कर देंगे तो आपके टाइज ख़राब हो ही जाएंगे। तो मोदी गवर्नमेंट ऑल्सो स्नैप्ड टाइज विद अफगानिस्तान। फिर अफगानिस्तान के साथ भी मोदी गवर्नमेंट ने, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, यानी कि जो टाइज थे वो ख़त्म कर दिए, क्योंकि अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 को टेक ओवर कर लिया तालिबान ने अफगानिस्तान में, विच पुट एन एंड टू द ह्यूमैनिटेरियन एड ऑफ वीट एंड पल्सेस दैट वाज बीइंग सेंट टू काबुल वाया चाबहार। तो जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया तो भारत ने जो ह्यूमैनिटेरियन एड थी, जो एक इंसानियत के लिए जो एड थी जो हम देते हैं वहाँ पे, मानवीय जो मदद थी जो हम दे रहे हैं, उस चीज़ को बंद कर दिया गया भारतीय सरकार द्वारा। When India restarted wheat aid to Afghanistan this year, it negotiated with Pakistan to use the land route instead। और इस साल जब वापस से स्टार्ट किया गया वीट एड देना, गेहूं प्रोवाइड करवाना अफगानिस्तान में, तो भारत ने पाकिस्तान से बात की कि भाई आप हमें जाने दीजिए और हम अफगानिस्तान में सामान भेजना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है चाइनीज़ टेक फर्म। साइंस एंड टेक से न्यूज़ है कि चाइनीज़ टेक फर्म्स अंडर वाइडर स्क्रूटनी इन इंडिया। तो चाइनीज़ की जो टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं जैसे Xiaomi है और हुआवी है, तो ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जितनी भी फर्म्स हैं, ये अंडर वेरी हाई स्क्रूटनी है। भारत में इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जांच चल रही है। तो एलिगेशंस क्या हैं, यानी क्या आरोप लगे हैं चाइनीज़ कंपनीज़ के अगेंस्ट, अगर हम देखें तो भारत में जैसे कि वीवो है, Xiaomi है, ओप्पो है, हैव बीन ब्रॉडली एक्यूज्ड ऑफ टैक्स इवेजन। ये कहा जा रहा है कि ये टैक्स इवेड कर रहे हैं, यानी कि टैक्स की चोरी कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग इलीगल रेमिटेंसेस, और भारत से इलीगली पैसा भेज रहे हैं चाइना के अंदर, फोर्स्ड आइडेंटिफिकेशंस और एक इनकरेक्ट डिस्क्लोजर्स। तो अप्रैल में ईडी ने 5,551 करोड़ का, आप कह सकते हैं इतने रुपए, सीज किए थे Xiaomi इंडिया की यूनिट से। इट एलिज्ड दैट द कंपनी हैड रेमिटेड फॉरेन करेंसी equivalent to the mentioned amount to 3 foreign based entities including one Xiaomi group entity under the guise of royalty। तो ये कहा गया ईडी के द्वारा कि जितना ये अमाउंट बताया गया है 5,551 करोड़ रुपए, तो इतना ही अमाउंट का जो फॉरेन करेंसी है वो रिमिट किया गया, यानी कि वो बाहर भेजा गया 3 फॉरेन बेस्ड एंटिटीज़ को Xiaomi ग्रुप द्वारा, ये कहते हुए कि हमने रॉयल्टी के पैसे उनको भेजे हैं। कंपनी वॉज एलिज्ड टू हैव नॉट अवेल्ड एनी सर्विस फ्रॉम आइदर ऑफ द एंटिटीज़। और ये भी कहा जा रहा है कि इस कंपनी ने उनसे कोई फ़ायदा नहीं लिया है, कोई भी सर्विस नहीं ली है, लेकिन उसको पैसे भेजे हैं, अल्टीमेटली बेनिफिटिंग इट्स ग्रुप एंटिटीज़। दिस वॉज सीन टू बी इन वायोलेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द फेमा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में। नेक्स्ट आता है सेक्स रेशो को। कहा जा रहा है कि सेक्स रेशो एट बर्थ जो है वो नॉर्मलाइज होता दिख रहा है। तो लेटेस्ट स्टडी ने ये पॉइंट आउट किया है कि जो सन बायस या मेटासन प्रेफरेंस की जो थ्योरी थी भारत में, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होती जा रही है, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि बेटा ही होना चाहिए। अब जो व्यक्ति हैं, जो पुरुष महिलाएं हैं, जो पेरेंट्स बन रहे हैं, उनको सिर्फ एक बच्चे या 2 बच्चे से मतलब है, वो ये नहीं चाह रहे कि लड़का ही हो या लड़की ही हो। तो इज ऑन द डिक्लाइन इन इंडिया एज द एवरेज एनुअल नंबर ऑफ बेबी गर्ल्स मिसिंग इन द कंट्री फेल फ्रॉम 4,80,000 in 2010 to 4,10,000 in 2019। मिसिंग का मतलब ये है कि मिसिंग रेफर्स टू हाउ मेनी मोर फीमेल बर्थ्स वुड हैव अकर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इफ देयर वर नो फीमेल सिलेक्टिव अबॉर्शंस। तो देखिए, अब हम कह रहे हैं कि मिसिंग गर्ल्स, बेबी गर्ल्स जो मिसिंग है, मिसिंग का मतलब ये नहीं है कि वो खो गई हैं। मिसिंग गर्ल्स का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर हमें इस चीज़ को बैलेंस करना हो, फीमेल बर्थ्स को बैलेंस करना हो, तो अगर अबॉर्शंस ना होते, फीमेल सिलेक्टिव अबॉर्शंस ना होते, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या ना होती, तो और कितनी लड़कियां पैदा हो सकती थी इस दौरान। तो उस चीज़ के ऊपर ये कहा जा रहा है। ये प्रॉब्लम 1970s में स्टार्ट हुई, जब उस टाइम पर अल्ट्रासाउंड वाली जो टेक्नोलॉजी थी वो आ गई, यानी कि अवेलेबिलिटी हुई प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी का, जिसके वजह से सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस हो सकते थे।
अमंग द मेजर रिलीजन्स जो बिगेस्ट रिडक्शन है सेक्स सिलेक्शंस में सीम्स टू अमंग द ग्रुप्स दैट प्रीवियसली हैड द ग्रेटेस्ट जेंडर इम्बैलेंसेस पर्टिकुलरली अमंग सिक्स। तो यानी कि सिखों की जो जनसंख्या है उसके अंदर माना जा रहा था ये सबसे बड़ी दिक्कत आई कि वहाँ पर जेंडर सिलेक्टिव अबॉर्शंस हुए हैं, जिसकी वजह से लड़कियों की संख्या वहाँ पे बहुत कम हो गई है और पुरुषों की संख्या, आदमियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। वर्ल्ड ओवर देखा जाए तो जो बॉयज़ हैं वो मॉडेस्टली आउटनंबर कर जाते हैं गर्ल्स को एट बर्थ पे, यानी कि 100 बच्चे, अगर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं या 200 बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगर हम इस तरह से माने तो 100 मेल बेबीज़ पैदा होंगे हर 100 फीमेल बेबीज़ पे, यानी कि नेचुरली प्राकृतिक रूप में देखें तो प्रकृति के हिसाब से पुरुष ज़्यादा जन्म लेते हैं एज़ कंपैरिजन टू महिलाओं के, क्योंकि पुरुषों की जो एवरेज लाइफ है वो कम मानी जाती है महिलाओं के मुकाबले, यानी कि महिलाओं की जो एवरेज लाइफ है वो ज़्यादा है, प्रकृति के हिसाब से है, नेचर के हिसाब से है, और जो पुरुषों की एवरेज लाइफ है वो कम है, क्योंकि पुरुष जो हैं वो वॉर में भी जाते हैं, है ना, मिलिट्री में भी ज़्यादातर पुरुष होते हैं, जो डेंजरस काम होते हैं ज़्यादातर वो पुरुष करते हैं अपनी लिविंग को चलाने के लिए, घर परिवार को चलाने के लिए। तो इसलिए माना जाता है कि पुरुषों की जो मरने की संख्या है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू महिलाओं के। तो इस वजह से प्राकृतिक रूप से ही पुरुष ज़्यादा पैदा होते हैं और महिलाएं कम पैदा होती हैं। दैट वाज द रेशो इन इंडिया द 1950s एंड 1960s, यही रेशो भारत में भी रहा बिफोर प्री नेटल सेक्स टेस्ट बिकेम अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री, यानी कि जब से, यानी कि अल्ट्रासाउंड वाली जो टेक्नोलॉजी थी उससे पहले, जब तक ये टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तब तक भारत में भी यही स्थिति थी कि 105 लड़के पैदा होते थे, 100 लड़कियां पैदा होती थी। इंडिया ने 1971 में अबॉर्शन को लीगलाइज किया, लेकिन ये नहीं कहा गया था उसमें कि आपको सिलेक्टिव अबॉर्शन करवाना है ना, कि अबॉर्शन तो लीगलाइज कर दिया बट द ट्रेंड ऑफ सेक्स सिलेक्शन स्टार्टेड पिकिंग अप इन द 1980s। तो लेकिन सेक्स सिलेक्शन जो अबॉर्शन स्टार्ट हुआ वो 1980 में हुआ ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द अल्ट्रासाउंड स्कैन टेक्नोलॉजी। 1970s में इंडिया का सेक्स रेशो जो था वो ग्लोबल एवरेज पे था, यानी कि वही 105 और 100, लेकिन ये फिर बाद में बढ़ते बढ़ते 108 लड़के हो गया 100 लड़कियों पे 1980 में, फिर 110 लड़कों पे पहुंच गया 100 लड़कियों पे 1990 में। फिर एक लार्ज इम्बैलेंस हुआ 111 लड़के 100 लड़कियों पे 2011 सेंसस के हिसाब से अगर हम देखें तो सेक्स रेशियो एट बर्थ अपीयर्स टू हैव नॉर्मलाइज्ड। अब 2015-16 में देखा जा रहा है कि ये वापस घट के 111 से 109 पे आ गया है, और अभी जो 2019-21 का जो NFHS का सर्वे हुआ है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसने इसको 108 दिखाया है, यानी कि 108 लड़कों पर 100 लड़कियां पैदा हो रही हैं या 100 लड़कियों पर 108 लड़के पैदा हो रहे हैं। ग्लोबली अगर हम देखें तो 100 लड़कियों पे 105 लड़के होने चाहिए, तब एवरेज आके सही आएगा। 2001 के सेंसस के हिसाब से सिख हैड अ सेक्स रेशियो एट बर्थ ऑफ 130 मेल्स पर 100 फीमेल्स, यानी आप देख सकते हैं कि 100 महिलाओं पे 130 मेल्स हैं, फार एक्सीडिंग दैट ईयर्स नेशनल एवरेज ऑफ 110। तो उस साल का जो नेशनल एवरेज था वो 110 था, लेकिन सिखों की जनसंख्या के अंदर देखा जा रहा था कि सिर्फ 100 लड़कियों पे 130 लड़के हैं। तो बाय द 2011 सेंसस सिख रेशियो हैड नैरो टू 121 बॉयज़ पर 100 गर्ल्स। तो बाद में देखा जा रहा है कि 2011 में ये 130 से कम होकर 121 तक पहुंच गया है। अब ये 110 तक आ गया है, और जो कंट्री की हिंदू मेजॉरिटी है वहाँ पे 109 है लेटेस्ट NFHS के हिसाब से। क्रिश्चियंस के हिसाब से तो क्रिश्चियंस में 105 बॉयज़ टू 100 गर्ल्स हैं, और मुस्लिम्स में 106 बॉयज़ टू 100 गर्ल्स, यानी कि क्रिश्चियंस में और मुस्लिम्स में जो सेक्स रेशो है वो जो नेचुरल नॉर्म है, यानी कि प्रकृति के हिसाब से जो नॉर्म है लगभग ऐसा सही है। क्रिश्चियन में 105 और 100 बिल्कुल सही चल रहा है, मुस्लिम्स में 106 बॉयज़ और 100 गर्ल, ये भी लगभग ठीक है। The study points out that while the Sikh make up less than 2% of the Indian population, they accounted for an estimated 5% या approximately 4,40,000 of the 9 crore baby girls who went missing। यानी कि वैसे सिख की जो पॉपुलेशन है भारत में, जो सिखों की पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, मात्र 2% है, लेकिन उनका जो ये डिस्पैरिटी है बिटवीन द मेल पॉपुलेशन एंड द फीमेल पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा है। और वो देखा जाए तो जो 9 करोड़ बेबी गर्ल्स को कहा जा रहा है भारत में वो कम है, उसमें से 4.4 लाख तो इनकी ही है। द शेयर ऑफ मिसिंग गर्ल्स अमंग हिंदूज इज अबव देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन शेयर। नेक्स्ट आता है फिलीपींस के रमन मैग्सेसे अवार्ड की बात की जा रही है कि जो फिलीपींस के रमन मैग्सेसे थे तो लॉन्च्ड इन 1958 जो रमन मैग्सेसे अवार्ड था वाइडली कंसिडर्ड टू बी एशियाज नोबेल प्राइज़, तो इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। दिस ईयर एनुअल लिस्ट ऑफ अवार्डीज़ कौन कौन से जो अनाउंस किए गए हैं वो हैं शैलजा, ये जो केरला की मिनिस्टर हैं, वाज कंसिडर्ड फॉर द अवार्ड फॉर हर परफॉर्मेंस एज स्टेट हेल्थ मिनिस्टर। तो स्टेट हेल्थ मिनिस्टर यानी कि केरला की स्टेट मिनिस्टर हैं ये। 2016 से 2021 के बीच में जिस टाइम पे केरला में निपा वायरस आया और कोविड-19 की जो बीमारी आई, तो उस टाइम इन्होंने किस तरह से काम किया, तो इनको अवार्ड दिया जा रहा है रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो रमन मैग्सेसे कौन थे अगर हम देखें तो इनका जन्म 31 अगस्त 1907 को हुआ
टू अ फादर जो एक ब्लैक स्मिथ के रूप में काम करते थे, लोहार के रूप में काम करते थे, एक मदर के रूप में, एक मदर जो टीचर थी। तो रमन मैग्सेसे सीनियर वाज द 7th प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, 7वें प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के, 1953 तक रहे, अंटिल हिज डेथ इन एन एयर क्रैश इन 1957। तो 1953 से 1957 तक रहे और इनका प्लेन क्रैश के अंदर डेथ हो जाती है इनकी 1957 में। मैग्सेसे स्टार्टेड आउट एज एन ऑटोमोबाइल मैकेनिक बिफोर बीइंग ड्राफ्टेड इनटू द पैसिफिक वॉर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो मैग्सेसे जो थे पहले एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक थे, बाद में ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इंट्रोड्यूस हुए फिलीपींस जब वर्ल्ड वॉर में कूदा 1941-45 में। फिर रमन मैग्सेसे के ऊपर एक अवार्ड आता है 1957 में। रमन मैग्सेसे अवार्ड को सेटअप किया गया रॉकफेलर ट्रस्टीज़ के द्वारा, रॉकफेलर ब्रदर्स की जो ट्रस्टीज़ थी, एंड द फिलीपीन गवर्नमेंट टू कैरी फॉरवर्ड मैग्सेसे's लेगेसी ऑफ सर्विस टू द पीपल, गुड गवर्नेंस एंड प्रैग्मेटिक आइडियलिज्म। तो यानी कि जो प्रैक्टिकल अप्रोच थी उनकी जो लेगेसी थी और उनका जो गुड गवर्नेंस था, इसके लिए उनकी याद को हम कहें कि हमेशा याद रखने के लिए उनको इसको आगे बढ़ाया गया। 6 decades since 1958, the first year the award was given out over 300 organizations and individuals। तो पहली बार 300 से ज़्यादा लोगों को दिया गया था। The award is given out every year on August 31st on मैग्सेसे's बर्थ एनिवर्सरी। तो हर साल 31 अगस्त को ये अवार्ड दिया जाता है। तो भारतीय विनर्स की जो लिस्ट है उसमें कौन कौन है? विनोबा भावे को मिल चुका है 1958 में, मदर टेरेसा को मिल चुका है 1962 में, कमला देवी चट्टोपाध्याय को मिल चुका है, सत्यजीत रे को मिल चुका है, महाश्वेता देवी, यानी कई सारे लोगों को मिल चुका है। अरविंद केजरीवाल जी को भी मिला है, अंशु गुप्ता को मिला है, गूंज जो एक एनजीओ की ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बिजवाड़ा विल्सन को मिला है, रवीश कुमार को भी ये अवार्ड मिल चुका है और सोनम वांगचुक को भी अवार्ड ये मिल चुका है। GS3 से न्यूज़ आती है कि लद्दाख में भारत की पहली डार्क स्काई रिजर्व खुलने जा रहा है टू प्रमोट एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म। तो एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म को इंक्रीज़ करने के लिए इसको बना रहे हैं। तो 2022 के अंत तक इंडिया जो है इस्टेब्लिश कर देगा भारत की पहली डार्क स्काई रिजर्व, जो कोल्ड डेजर्ट का जो रीजन है लद्दाख में उसके अंदर। तो डार्क स्काई रिजर्व का क्या मतलब है? ये एक पब्लिक या प्राइवेट लैंड होगी जहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड नॉक्टर्नल इन्वायरमेंट होगा। नॉक्टर्नल का मतलब हो गया रात का जो इन्वायरमेंट है, एंड स्टारी नाइट्स। और आपको अभी अगर हम अपने रात में छतों पर आप जाएंगे और आसमान में देखेंगे तो आपको तारे बहुत कम दिखते हैं। क्यों तारे कम दिखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो पोल्यूशन है उसके वजह से पोल्यूशन का क्लाउड बन जाता है और उसके वजह से हमें जो तारे हैं वो तरीके से नहीं दिख पाते। लेकिन अगर कोई ऐसे इन्वायरमेंट में आप हैं जहाँ पे बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है तो आपको बिल्कुल तारों का एक मेला सा लगेगा, ऐसा लगेगा कि पूरे तारों की छतरी सी है, क्योंकि हम हाइट पे पहुँच गए हैं, वहाँ पे पोल्यूशन कम हो गया है। तो जितने भी तारे हैं, जितने भी स्टार्स हैं, वो आपको बहुत अच्छे से दिख पाएंगे। Starry nights that has been developed responsibly to prevent light pollution. How does a site become a dark sky reserve? तो अगर हम देखें तो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स जो हैं वो किसी भी साइट को नॉमिनेट कर सकते हैं इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन के थ्रू। देर आर 5 डेजिग्नेटेड कैटेगरीज। अब देखिए 5 कैटेगरीज हैं। एक तो है डार्क स्काई पार्क, फिर आता है कम्युनिटी रिजर्व, यानी कि डार्क स्काई पार्क है, डार्क स्काई कम्युनिटी, डार्क स्काई रिजर्व, डार्क स्काई सेंचुरी और अर्बन नाइट स्काई प्लेसेस। दिस सर्टिफिकेशन प्रोसेस इज सिमिलर टू दैट ऑफ द यूनेस्को। जैसे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलती है या यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के लिए जो टैग मिलता है, तो उसी तरह से ये टैग मिलता है डार्क स्काई का। 2001 से लेकर 2022 तक देखें 195 साइट्स हैं जो दुनिया में जिनको इंटरनेशनल डार्क स्काई प्लेसेस का अवार्ड या जो उनको नामांकन है उनका वो हो चुका है। IDCA कंसिडर्स अ पीस ऑफ लैंड सुटेबल फॉर डार्क स्काई प्लेस ओनली इफ़ इट इज़ आइदर पब्लिकली या प्राइवेटली ओन्ड। या तो पब्लिकली के पास पैसा होना चाहिए, यानी कि पब्लिकली ज़मीन होनी चाहिए, वो पब्लिक ज़मीन होनी चाहिए, या प्राइवेट ज़मीन होनी चाहिए। इट इज़ एक्सेसिबल टू द पब्लिक पार्शली और एंटायरली ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि लोग बाग जो है उसमें साल भर में पार्शली जा सकें या सारे साल जा सकें। लैंड इज़ लीगली प्रोटेक्टेड फॉर साइंटिफिक, नेचुरल, एजुकेशनल, कल्चर, यानी कि वो ज़मीन जो है कई सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। साइंटिफिक चीज़ों के लिए यूज़ कर सकें, प्राकृतिक चीज़ों के लिए, पढ़ाई के लिए, कल्चर के लिए, हेरिटेज और पब्लिक एन्जॉयमेंट पर्पसेस के लिए। कोर एरिया जो होगा लैंड का वो प्रोवाइड करेगा एक एक्सेप्शनल डार्क स्काई रिसोर्स रिलेटेड टू द कम्युनिटीज़ एंड सिटीज़ दैट सराउंडेड, एंड द लैंड ऑफर्स प्रेस्क्राइब्ड नाइट स्काई ब्राइटनेस आइदर फॉर अ रिजर्व, पार्क और सेंचुरी। तो कौन डेवलप कर रहा है भारत की पहली डार्क स्काई रिजर्व? लद्दाख का यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन वो एफर्ट्स कर रहा है कंट्री की पहली डार्क स्काई रिजर्व को बनाने के लिए। तो टू बी सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 4500 मीटर्स अबव सी लेवल, हेनले। अब देखिए हेनले रिजर्व कहाँ पे है? हेनले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको लद्दाख में मिलेगी। तो हेनले डार्क स्काई रिजर्व बना रहे हैं चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी आपको लद्दाख के अंदर मिलेगी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के जो बेंगलोर के जो साइंटिस्ट्स हैं वो इसको बनाने में हेल्प कर रहे हैं।
IIA जो है यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है वहाँ पे एक हेनली लद्दाख के अंदर एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी वहाँ पे हैंडल करता है, जिससे कि वहाँ पे रिसर्चेज की जाती हैं। जो फॉर्मल डिसीजन है टू सेटअप दिस डार्क स्काई रिजर्व वाज मेड थ्रू अ MOU। तो एक MOU साइन किया गया है IIA के द्वारा यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के द्वारा और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। तो लद्दाख ही क्यों चूज़ किया गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है कि लद्दाख ही क्यों चूज़ किया गया इस प्रोजेक्ट के लिए। तो लद्दाख अपने आप में एक यूनिक कोल्ड डेजर्ट है जो 3000 मीटर से ऊपर सिचुएटेड है, हाई माउंटेनियस टेरेन्स है, वहाँ पे बहुत लंबी विंटर पड़ती हैं विद मिनिमम टेम्परेचर ड्रॉपिंग टू -40 डिग्री सेल्सियस। और दिस एरिडिटी, लिमिटेड वेजिटेशन, हाई एलिवेशन और लार्ज एरिया विद स्पार्स पॉपुलेशन ऑल मेक इट द परफेक्ट सेटिंग फॉर लॉन्ग टर्म एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। यानी कि बहुत लंबे समय में अगर हमें वहाँ पे कुछ भी ऑब्जर्वेशंस करनी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है, सूखा है, वेजिटेशन कम है, पॉपुलेशन कम है, यानी कि सब चीज़ें ठीक हैं जिससे कि आप कोई भी रिसर्च वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रपोज डार्क स्काई रिजर्व का इज़ टू प्रमोट एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म। इसका प्रमोशन यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म प्रमोट करने की बात की जा रही है, जिससे कि लोग वहाँ पे जाएं और टूरिज्म करें, यानी कि वहाँ पे जाके देखें कि डार्क स्काई कैसा होता है, यानी कि रात में स्काई की जो आप कह सकते हैं जो तारे हैं वो कैसे दिखते हैं। विद मेट्रो सिटीज़ पेरिफेरल एरियाज एक्सपीरियंसिंग लाइट पॉल्यूशन एंड रिमेनिंग कॉन्स्टेंटली lit up, देर आर डिमिनिशिंग एरियाज दैट ऑफर अ व्यू ऑफ क्लियर स्काईज। यही मैं आपको बता रहा था कि क्लाउडलेस नाइट्स पे, यानी कि जिन रातों में बादल नहीं होते हैं तो पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है शहरों के अंदर, हमें वो तारे नहीं दिख पाते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है ये। डार्क स्काई रिजर्व्स अराउंड द वर्ल्ड देखें तो फ्रांस के अंदर ये आप देख सकते हैं कि ये सब पार्क्स हैं जो फ्रांस के अंदर हैं डार्क स्काई रिजर्व। फिर यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, ये वेल्स के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, न्यूजीलैंड है, जर्मनी है, US और मैक्सिको के अंदर है। फिर ये US के अंदर आता है, सेंट्रल इदाहो, फिर कनाडा है, आयरलैंड है, नामीबिया है, और अब भारत भी इस कैटेगरी में शामिल हो गया है। और कुछ फैक्ट्स देखें प्रीलिम्स के लिए तो ब्रह्मोस एक जॉइंट वेंचर है भारत के बीच में DRDO और रशिया का जो NPO माशिनोत्रियानिया जो करके एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में, और एक मिसाइल बनाई जा रही है जो ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा रिवर्स के नाम से बनाई जा रही है। तो ब्रह्मपुत्रा का तो ब्रह्म आ गया, यहाँ पे भ्र आ गया, और मॉस्कोवा का मॉस आ गया, इसी नाम से बन गई मिसाइल ब्रह्मोस। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। मैं आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।